अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होम्योस्टैटिक कंट्रोल तक बात से पहले पहले बात की थी। एंटी फ्रीज प्रोटीन्स को देखा था। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग हीमोस्टैटिक कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। हीमोस्टैटिक कंट्रोल क्या होता है? होम्योस्टेसिस से मुराद ये होता है कि नॉर्मल रेंज के अंदर रखना हर चीज को, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होता है या सर्कुलेटिंग ब्लड, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है या ग्लोबुलिन प्रोटीन है, या इस तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती हैं। लाइक अगर एल्ब्यूमिन की एग्जांपल ले लेते हैं, एल्ब्यूमिन को लिवर प्रोड्यूस करता है। अगर एल्ब्यूमिन जो है यूरिन के अंदर जाएगी, ठीक है, यूरिन के अंदर, तो यूरिन के अंदर बहुत सारा वाटर भी मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से अगर एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर रहेगी तो वो जो वाटर होगा, क्योंकि वाटर जो है वो उन प्रोटीन्स के साथ बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इस तरह से वीक फोर्सेस के थ्रू वो इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब वो वाटर के साथ जब बॉन्डिंग होती है तो जहां जहां पे प्रोटीन मूव करेगी वहां वहां पे वाटर भी मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर ये ब्लड वेसल जा रही है तो साइड पे जो है वो सेल्स होते हैं, यानी कि इस तरह से मैं कह देता हूँ डिफरेंट तरह से सेल्स होते हैं ये, ठीक है। अब सेल्स जो है, ये सेल्स है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर से प्रोटीन्स जो है पहले यहाँ पे मूव करती हैं, यानी कि ये स्पेस के अंदर, दिस स्पेस इज नाउन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये सेल्स के अंदर मूव करता है, यहाँ से प्रोटीन जो होती है वो सेल के अंदर, तो वाटर, प्रोटीन के साथ वाटर भी आता है। तो इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो यहाँ पे भी वाटर लेवल्स को मेंटेन करती हैं और यहाँ पे वाटर लेवल्स को मेंटेन करती हैं। जहां जहां पे प्रोटीन मूव करती है वहां पे वाटर भी मूव करता है। प्लाज्मा प्रोटीन टेक पार्ट इन द ब्लड कोगुलेशन, ये ब्लड के कोगुलेट होने को, कहीं पे भी चोट लग जाती है तो खून जो जमता है, कोगुलेट होता है ब्लड, ठीक है, उसके अंदर भी ये अपना हिस्सा लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, काफी सारे सब्सटेंसेस जैसे हार्मोनल ड्रग्स होते हैं, मेटल, जैसे हमारी बॉडी में आयरन को, फेरिटिन, कॉपर वगैरह, इस तरह से आयरन को, जैसे फेरिटिन प्रोटीन जो होती है वो यानी कि कैरी करके लेके जाती है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट भी करवाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग। दे आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग थ्रू फिब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन, ठीक है। फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है। फिजियोलॉजी में इसका पूरा कैस्केड है कि सबसे पहले जो क्या कहते हैं, 12 फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होता है, तो 12 ए के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर 11 जो है वो 11 ए के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 9 है, ठीक है, वो 9 ए के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 10 है और वो 10 ए के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आगे जो है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होता है वो आगे से इसका, और फाइब्रिन और फिब्रिनोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैस्केड है फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 ब्लड के अंदर जो है वो मेंशन हुआ हुआ है कि किस तरह से जो है ब्लड क्लॉट होता है। एंड अदर प्रोटीन, वो बाकी सारी जो प्रोटीन्स हैं फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 12 तक, या प्रोटीन्स जो है वो सारी की सारी जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो सारी की सारी प्रोटीनिशियस इन नेचर होती हैं। द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज ए कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कोलाइड की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि ये सोल्यूशन में इसके जरात नजर आते हैं। यानी कि अगर इसको यानी कि इसके अंदर से लाइट पास करने की कोशिश की जाए तो इसके अंदर से लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है या लाइट पास नहीं होती है। एग्जर्ट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 225 to 30 mm Hg, ठीक है। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, इसके अंदर जो वाटर होता है, प्रोटीन के साथ में जो वाटर है, ठीक है, वो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली वाटर की वजह से होता है। ऑस्मोसिस क्या होती है बेसिकली? ऑस्मोसिस क्या होती है कि अगर यहाँ पे वाटर है इतना इस लेवल पे, और यहाँ पे वाटर है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, और इस सोल्यूशन के अंदर कम प्रोटीन्स है, इस सोल्यूशन के अंदर ज्यादा प्रोटीन्स है, ठीक है।
तो वाटर जो होगा ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्यूट की मिकदार कम है, टू एन एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्यूट की तादाद जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो जो वाटर जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है मेम्ब्रेन्स के ऊपर, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 25 से 30 mmHg है प्रोटीन्स की वजह से। The role of proteins in the plasma membrane, where they act as a transporting or carrier molecule or receptors। प्रोटीन का रोल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लाइक सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सेल की मेम्ब्रेन होती है, वहां पे प्रोटीन जो है वो एम्बेड हुई होती है, धंसी हुई होती है। ठीक है, जहां पे ये ट्रांसपोर्ट करवाती है सब्सटेंसेस को, यानी कि एक चैनल होता है, प्रोटीन चैनल है ये, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये प्रोटीन चैनल है, इधर से सेल के अंदर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होनी होगी या रास्ता है, कैरियर मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करता है और सेल के अंदर मूव करवाता है, या कोई रिसेप्टर भी होते हैं अक्सर, रिसेप्टर जो सेल के ऊपर लगे होते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल उसके साथ में बाइंड होता है और वो अंदर कोई सेल के अंदर चेंजेस करवाते हैं। इस तरह से प्रोटीन के काफी सारे फंक्शंस हैं सेल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी के दे परफॉर्म अ ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियो प्रोटीन्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए जो होता है, डीएनए लाइक इस तरह से जो डीएनए है, ठीक है, ये जो है एक प्रोटीन के गिर्द कॉइल हुआ होता है। ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, इस तरह से असेंबल हुई है, 4 इस तरह से, 4 इनके पीछे, वो इनके पीछे डीएनए, डीएनए इनके ऊपर इस तरह से कॉइल हुआ होता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक डायग्राम भी शेयर कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो है जैसे कि ये 8 प्रोटीन्स हैं। ठीक है, 8 प्रोटीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ऊपर ये डीएनए कोआइल हुआ है। ठीक है, और ये डीएनए जो है वो यानी कि इस तरह से ये डीएनए है, डीएनए, और इसको जो है ये क्रोमोसोम के अंदर रैप हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर रैप हो जाता है, या इसको हम लोग इजी वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ओके, ये हमारे पास एक क्लियर कट डायग्राम है कि ये देखें, ये सबसे पहले ये डीएनए होता है, डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है वो रैप हो जाता है इस तरह से, ये हिस्टोन प्रोटीन है तो ये न्यूक्लियोसोम होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, कि प्रोटीन जिसके ऊपर न्यूक्लिक एसिड जो है वो रैप हुआ है। इसको आगे हम लोगों ने फंक्शन के अंदर भी डिस्कस करना है, तो इसको काइंडली यहाँ पे ही क्लियर कट आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे जाके ये इस तरह से, ये देखिए जरा इसके ये ये देखें, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो डीएनए क्वाइल हुआ है इस तरह से। ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं या 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके ऊपर जो है वो डीएनए क्वाइल हुआ होता है। ये डीएनए होता है, डीएनए जो है वो हिस्टोन के ऊपर क्वाइल हुआ है, ये हिस्टोन जो है वो असेंबल होके क्रोमोसोम बना रहा है, और ये क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। आई थिंक सो, आई होप सो, इस डायग्राम से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये सबसे पहले जो है ये डीएनए है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल हुआ है, ये क्वाइल्ड प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर जो है वो मतलब रैप हो रही है या क्रोमोसोम के अंदर इकट्ठी हो रही है। बैक टू आवर टॉपिक, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं, जिसके अंदर हेरिडिटी जो हमारी विरासती इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन, मैंने जैसे कि न्यूक्लियो मतलब कि जिसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल, ऐसी प्रोटीन जिसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल रैप हुआ होता है, वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम की मूवमेंट मैंने आपको बताया था, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का हम लोगों ने बेसिकली ऊपर फंक्शन पढ़ा था ऊपर, तो वो यहाँ पे होता आएगा, यानी कि क्रोमोसोम की मूवमेंट के, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल्स। ठीक है, ऑर्गन्स नहीं आएगा यहाँ पे, ऑर्गेनेलीज आएगा, और ये गलत लिखा हुआ है, प्लांट सेल के अंदर ऑर्गन्स नहीं होते, ऑर्गेनेलीज, ORGANELLES, ऑर्गेनेलीज आएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है
अगर इसको मैं मजीद मॉडिफाई करूं, या अगर इसको मैं मजीद इसका बेटर वर्जन देखूं, तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर के जो प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो हर टाइम मूव करता रहता है, या उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो हर टाइम मूव करते रहते हैं, ठीक है। लाइक ये इस तरह से प्लांट सेल है, ये इसका वैक्यूल है या इसका न्यूक्लियस है, तो उसके जो ये इर्द गिर्द में कंटेंट्स हैं वो हर टाइम पे मूव करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये किसकी मदद से होता है? स्ट्रीमिंग द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड अ प्लांट सेल दैट हेल्प्स ऑर्गेनेलिज मूव अराउंड एंड इंश्योर ट्रांसपोर्ट ऑफ। इसका फायदा क्या होता है? बेसिकली मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, और वो यानी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह या जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो सेल डिवीजन के दौरान ही मूव करते हैं। ये एक गलत स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, इसको मैंने अभी रेक्टिफाई कर दिया है, ठीक है। द मूवमेंट इज पावर्ड बाय एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। ये दो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो है ये मूवमेंट करवाती हैं, ठीक है। और आप इस लाइन को जो है वो रेक्टिफाई कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा कि द ऑर्गेनल्स मूव बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए दो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसका जो पार्ट है बेसिकली, इसके आगे ये जो लाइन है, ओके, ये वाला मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स इन प्लांट्स, ठीक है, ये इधर तक लाइन खत्म हो जाती है, ऑर्गेनल्स, ठीक है, इन प्लांट्स, ठीक है, एक इधर। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ये एक अलग पॉइंट है, ठीक है, कि एनाफेज के दौरान जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है उसको भी जो है वो प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हैव बीन क्लासिफाइड इन द सेवरल वेज, ठीक है। हम लोग प्रोटीन को काफी तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जो अभी वाली क्लासिफिकेशन है वो उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी वगैरह आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पीएच वगैरह, एसिडिटी, अल्कलाइनिटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन, या इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो तीन तरह की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन्स, और डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाती हैं सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स जो होती हैं बेसिकली उनके अंदर क्या होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि ये एक प्रोटीन है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, इस तरह से ये सिंपल प्रोटीन होती हैं, ठीक है। और जो है ये अमाइनो एसिड्स जिसके अंदर होते हैं, तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूटता है। तो ये हमें, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा अंदर से, तो ये हमें कौन सी, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये जब टूटता है तो हमें जो है ये अमाइनो एसिड प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोटीन्स होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, दीज आर द वाटर सॉल्युबल प्रोटीन एंड अकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है ये वाटर सॉल्युबल, पानी में हल होने वाली प्रोटीन है, और ये प्लांट्स में भी पाई जाती है, एनिमल किंगडम में भी पाई जाती है। जैसे कि सीरम एल्ब्यूमिन, हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन पाई जाती है, ओवल एल्ब्यूमिन, ठीक है, लेक्ट एल्ब्यूमिन इन एनिमल्स, ठीक है। इन एंड लेग्यूम्स इन प्लांट्स, ठीक है, लेग्यूम्स के अंदर भी पाई जाती हैं, लेग्यूम्स मतलब फलियां वगैरह जो होती हैं, ठीक है। और इस तरह से ये डिफरेंट एल्ब्यूमिन की टाइप्स हैं जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। लेक्ट एल्ब्यूमिन, ओवल ओवल एल्ब्यूमिन, और उसके बाद सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्लोब्यूलिन।
ग्लोबुलिन जो है पानी में हल नहीं होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन। डाइल्यूट से क्या मुराद होता है, कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद ये होता है कि अगर मैं एक पूरा पानी का ग्लास लूं और उसके अंदर 2-3 चम्मच डाल दूं, तो वो पानी बहुत ज्यादा चम्मच नमक के डाल दूं तो वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कि उसके अंदर कंसंट्रेटेड से मुराद ये होता है कि उसके अंदर मजीद जो है वो नमक हाल ना हो रहा हो, या उसके अंदर मजीद नमक हाल करने की गुंजाइश ना हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, डाइल्यूट ये होता है कि अगर मैं एक पूरा पानी का ग्लास लूं, उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दूं, तो वो दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन, के उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है कि उसके अंदर नमक हल हो सकता है। ठीक है, यानी कि हल्का सा नमक अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, एक गिलास पानी के अंदर, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो ग्लोबुलिन्स हैं, ये डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हल हो जाती हैं, पानी के अंदर हल नहीं होती हैं, और ये हीट कोagulable है। हीट से ये कोagulate हो जाती हैं या जम जाती हैं। जैसे कि हम लोग अंडा जो होता है वो फ्राई करते हैं, ठीक है, हम लोग अंडा फ्राई करते हैं तो वो एक सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अंडे के अंदर प्रोटीन्स होती हैं वो कोagulate हो जाती हैं। ठीक है, तो वो मतलब कोagulate हो जाती है, वो जम जाना, या आप इस टर्म्स के अंदर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स जानवरों के अंदर पाई जाती हैं। लैक्टोग्लोबुलिन, ठीक है, मायोसिन जो है प्रोटीन है वो हमारे मसल्स में पाई जाती है। ओवोग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन, ये और दूसरी जो है वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। लेग्यूमिन एक जो है ग्लोबुलिन की टाइप है, ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है प्रोटीन ग्लोबिन है, जो कि हिस्टिडीन से रिच होती है। हिस्टिडीन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, इसके अंदर ग्लोबिन के अंदर हिस्टिडीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन जो है वो बेसिक नहीं होती, इसकी नेचर जो है वो बेसिक नहीं होती है। ये हीम के साथ मिलती है, हीम इज नाउन एज आयरन। ठीक है, आयरन ये क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि Fe आयरन होती है, ठीक है, Fe3+ जो है वो आयरन है। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो ग्लोबिन की चेन्स होती है, ये ग्लोबिन की चेन्स, ठीक है, 4 ग्लोबिन की चेन्स। तो ये क्या बनाती हैं, हाइमोग्लोबिन बनाती है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर HB लेवल जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये ग्लोबिन की चेन्स बनाती है। ठीक है, तो हाइमोग्लोबिन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का जो हेमोग्लोबिन है वो डिफरेंट होती है, डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबिन, बट द हीम पार्ट इन सेम इन ऑल केसेस। लेकिन हीम पार्ट जो है वो सेम रहता है, लेकिन ग्लोबिन की चेन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे वो थोड़ा बहुत डिफर कर जाता है। ठीक है, प्रोलेमिन्स जो है वो एथानॉल के अंदर सॉल्युबल होते हैं, 70 to 80% एथानॉल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लाइक 70 to 80% एथानॉल की ये मतलब मिकदार होती है ना, लाइक मैं कहता हूँ कि 70 to 80% एथानॉल है उसके अंदर, बाकी 80% एथानॉल ये होगा ना कि 100 ml मैंने सोल्यूशन बनाया है, तो उसके अंदर 20 ml जो है वो वाटर होगा, 80 ml जो होगा वो सॉल्वेंट होगा कोई दूसरा। ठीक है, तो एथानॉल भी 80% इसी तरह से ही बनता है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रोलेमिन जो है वो पानी में हल नहीं होती है, और एब्सोलूट अल्कोहल के अंदर भी हल नहीं होती है। यानी कि अगर एब्सोलूट अल्कोहल वो होता है कि जो 100 ml का 100 ml ही एथानॉल हो। ठीक है, एथानॉल एक अल्कोहल है, एथानॉल अगर 100 ml का 100 ml ही एथानॉल हो, लेकिन ये 80% 80 ml जो है वो एथानॉल हो, 20 ml जो वाटर हो, उसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाती है। ग्लाइडिन एग्जाम्पल के अंदर दे रहा है, ग्लाइडिन ऑफ व्हीट, जो अनाज की जो है गंदुम वगैरह के अंदर एक प्रोटीन होती है ग्लाइडिन। और जीन ऑफ मेज, ठीक है, मकई के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, वो उनके अंदर प्रोलेमिन्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, दे आर रिच इन द अमाइनो एसिड प्रोलीन, उसके अंदर अमाइनो एसिड प्रोलीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन डेफिशिएंट कमी होती है लाइसिन की। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमारी मैंने आगे भी डिस्कस किया है और काफी डिटेल में डिस्कस किया है, आपको दिखाया भी है कि ये बेसिक प्रोटीन है, और इसके अंदर आर्जिनिन अमाइनो एसिड जो होता है, आर्जिनिन इज अमाइनो एसिड, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और द कॉम्बिनेशन विद डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था मैंने, एक दफा फिर दिखा देता हूँ कि ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो है DNA क्वाइल हुआ हुआ है या रैप हुआ हुआ है।
ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। और इसके गिर्द जो है, ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप हुआ हुआ है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा जो अमाइनो एसिड पाया जाता है वो आर्जिनिन है। और डीएनए के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लियो हिस्टोन जिसे हम लोग कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन गिव राइज टू कॉम्प्लेक्सेस। ये इसका ये एसोसिएशन डीएनए के साथ हिस्टोन की, हम लोग इसे न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है प्रोटामीन्स। प्रोटामीन जो है आर प्रेजेंट इन स्पर्म सेल्स, ये स्पर्म सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। लाइक हिस्टोन, जिस तरह से हिस्टोन के गिर्द जो है डीएनए कॉइल हुआ होता है, ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन बनाती है। जो स्पर्म्स के अंदर जो डीएनए होता है वो प्रोटामीन के गिर्द कॉइल हुआ होता है विद न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोटामीन के गिर्द कॉइल हुआ होता है स्पर्म सेल्स के अंदर, ठीक है। और ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अंदर टायरोसिन अमाइनो एसिड और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की कमी होती है, ठीक है। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स के नाम हैं। और ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल, जो कि आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई थिंक सो हम लोग कवर करेंगे। एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या होता है? एल्ब्यूमिनॉइड्स को हम लोग स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं या हार्ड प्रोटीन भी कहते हैं। स्क्लेरो से मुराद हार्ड होता है, ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती। कोलेजन जो है वो हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इलास्टिन जो है वो हमारी आर्टरीज के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, यानी कि जहाँ पे इलास्टिसिटी, जैसे आर्टरीज जो होती है ना वो इलास्टिक होती है। आर्टरीज का साइज कभी वेजो डायलेशन हो जाती है और कभी वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि आर्टरीज का साइज कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाती है। तो इलास्टिन प्रोटीन वहां पे पाई जाती है। केराटिन हमारे नाखूनों में, जैसे कि जहाँ पे सख्त बालों के अंदर, ठीक है, स्किन के अंदर तो नहीं, आईज के अंदर भी केराटिन जो है वो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट जगहों पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। इन दिस मॉलिक्यूल द प्रोटीन इज अटैच और कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप्स विच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अ, इनके अंदर ऊपर वाली जो हम लोगों ने सिंपल प्रोटीन्स डिस्कस की थी उसके अंदर तो सिंपल प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स थे। इसके अंदर अमाइनो एसिड के साथ में एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी है, यानी कि नॉन प्रोटीन ग्रुप से क्या मुराद होगा कि कोई भी दूसरा ग्रुप जो कि प्रोटीनिशियस नहीं होगा, उसके अंदर वो अमाइनो एसिड वाला नहीं होगा, उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। उसके अंदर फॉलोइंग आती है न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, यानी कि डीएनए या आरएनए वो प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ हो सकता है। फॉस्फोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ कोई फॉस्फोरस वाला ग्रुप लगा हो सकता है। लिपोप्रोटीन के अंदर यानी कोई लिपिड्स वगैरह हो सकते हैं, या जो है फैट्स वगैरह हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो सकते हैं। क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन ये होगा कि क्रोमो से मुराद होता है बेसिकली जो कलर्ड हो, ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स, उनके साथ कोई ऐसा पार्ट है, जैसे हम लोगों ने हाइमोग्लोबिन को डिस्कस किया हुआ है ना, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके साथ हीम लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ, आयरन का कलर होता है रेड, ठीक है। तो वो अब इस प्रोटीन को कलर इम्पार्ट करता है। तो ऐसी प्रोटीन जिसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा मिनरल एलिमेंट लगा हो जो कि उसको कलर इम्पार्ट कर रहा है, वो क्रोमो प्रोटीन में आएंगे, ठीक है। क्रोमो यानी कि कलर प्रोटीन्स होती हैं। मेटालो प्रोटीन्स जो कि मेटल्स, ऐसी प्रोटीन्स जिसके साथ में मेटल लगा हो तो वो मेटालो प्रोटीन्स हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये कंपाउंड प्रोटीन्स के अंदर ये वो कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन यानी कि किसी के साथ मिलना, ठीक है, कॉन्जुगेट करते हैं और वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप होगा, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिराइव्ड प्रोटीन्स। दिस क्लास ऑफ द प्रोटीन्स इंक्लूड सब्सटेंसेस which are derived from the simple and conjugated protein। ये क्लास ऑफ प्रोटीन जो है वो हम लोग सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिला के बनाते हैं, ठीक है। इनकी जो है वो आगे प्राइमरी डिराइव प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन है, इनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डिराइव प्रोटीन को पढ़ते हैं और देन हम लोग सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोटीन बताता हूँ कि ये प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, इस तरह से करके, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो आपस में बॉन्डिंग हुई हुई थी प्रोटीन की ना, इस तरह से मैं कहता, तो अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ये इस तरह से मैं कह देता हूँ। तो हम लोग जो है लाइक मैं कह देता हूँ कि मैं प्रोटीन को जो है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, या मैं उसको हीट करता हूँ, या मैं इसको जो है वो किसी तरह, तो वो प्रोटीन जो है वो डी नेचर हो जाएगी। ठीक है, डी नेचर से मुराद है उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। डी नेचरेशन टेक्स प्लेस व्हेन सम और ऑल ऑफ द क्रॉस लिंकेजेस के अंदर जो लिंकेजेस हुए हुए हैं प्रोटीन की, यानी कि ये एक चेन चल रही है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे माइनोसिड है, इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज हुई है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे माइनोसिड है, इनके दरमियान लिंकेज हुई है, यहाँ पे एक अमाइनोसिड है और यहाँ पे माइनोसिड है, इनके दरमियान जो लिंकेज हुई है वो जो है डी नेचर हो जाए, वो खराब हो जाए, विच नॉर्मली कीप द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इस तरह की शेप बनी हुई है, ये अगर खराब हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन हमें मिलती है। यानी कि अब ये इस तरह से क्या होगा कि इसकी जो एक नई शेप बन जाएगी। मैं कह देता हूँ अगर सारे लिंकेज टूट जाएंगे तो ये प्राइमरी प्रोटीन के अंदर आ जाएगी, यानी कि एक लीनियर चेन के अंदर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब आगे आ जाती है हमारे पास प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन। सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन के अंदर हमारे पास आते हैं जी, ये मैं कह देता हूँ, ये जी मेरे पास एक प्रोटीन है, ये इसकी ये लीनियर चेन है, सीधी सी चेन है, ठीक है, लीनियर। द सब्सटेंस आर इंटरमीडिएट फॉर्म इन द प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये काफी सारे तरह के प्रोटीन सब्सटेंसेस बनते हैं ये इस तरह से। ठीक है, ये इंटरमीडिएट मतलब कि रास्ते में बनने वाले, पहले ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, उसके आगे प्रोग्रेसिव मतलब आगे चलते जाएंगे तो आगे इसकी हाइड्रोलिसिस होती जाएगी मजीद। ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट साइज की प्रोटीन और डिफरेंट अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड होंगे, एंड रफली ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू, इसकी ग्रुपिंग जो है वो रफली हुई हुई है, ऐसा जिसका कोई इतना खास क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ये प्रोटीन थी जिसके अंदर 200 अमाइनो एसिड थे। ठीक है, 200 तक अमाइनो एसिड थे। अब अगर सबसे पहले ये मैंने चेन बनाई है तो ये मैं कह रहा हूँ कि 200, अगर सबसे पहली इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ना तो 100 की और 100 की दरमियान, मैं कह देता हूँ ये दरमियान में से बॉन्ड टूटा है कोई। ठीक है, ये दरमियान में से जब बॉन्ड टूटा है तो ये एक अलग प्रोटीन बन गई है। ठीक है, और ये एक अलग प्रोटीन बन गई है। ठीक है, 100 अमाइनो एसिड यहाँ पे और 100 ही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये प्रोटियोसिस होगी। ठीक है, फिर इसके दरमियान के अंदर से जो है वो 100 मतलब कि टूटा है, या मैं कहता हूँ तो दरमियान में से नहीं टूटा है, या थोड़ा सा ये टूटा है और इसका कोई थोड़ा सा पार्ट टूटा है, तो अब यहाँ पे 70 अमाइनो एसिड रह गए, ये पेप्टोन्स बन गई हैं। उसके बाद मजीद इसका पोर्शन टूटा है तो ये पेप्टाइड रह जाएंगी, जब इसके 50 अमाइनो एसिड रह जाएंगे, 50 के अंदर से भी मजीद टूटा है तो इसके 30 अमाइनो एसिड रह जाएंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी। और अगर बिल्कुल मतलब 20-30 रह जाएंगे ना, सॉरी, ओलिगो के अंदर होता है कि ओलिगो हम लोग मोस्टली 3 से लेके 10 तक जो होते हैं ना, हम लोग उनको कहते हैं 3 से 10 यूनिट, उनको कहते हैं ओलिगो। तो इसके अंदर भी ओलिगो इसी तरह से ही होगा, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि 20 तक जो है वो अमाइनो एसिड भी होते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन याद रखेंगे कि हाइड्रोलिसिस होती जाएगी। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या है कि प्रोटीन्स के दरमियान में जो यानी कि ये अमीनो एसिड के यूनिट्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान में पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड है तो ये टूटता जाएगा, तो ये मजीद इसके अंदर ज्यादा अमीनो एसिड के यूनिट्स होंगे, यानी कि मैं कह देता हूँ 200, इसके अंदर कम रह जाएंगे, 100 तक रह जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो मजीद कम रह जाए 50 तक रह जाएंगे, इसके अंदर मजीद कम रह जाएंगे वो 25 तक हो जाएंगे, इसके अंदर जो है मजीद कम रह जाएंगे या 10 तक या 9 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ऐसे ही ये टूटते जाएंगे, और यानी कि इनके दरमियान के बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते जाएंगे और ये सेपरेट सेपरेट अमाइनो एसिड देंगे हमें। आज के लेक्चर के लिए इधर तक इनफ है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अमाइनो एसिड के टॉपिक को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।